Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल EduCS फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं आवेशित चालक की सतह पर बल कितना उत्पन्न होता है। तो ये टॉपिक कक्षा 12 का है। तो हम इस पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास अगर कोई आवेशित चालक सतह है तो उस पर बल कितना लगता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS फिजिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमने एक जीके का नया चैनल स्टार्ट किया है, EduCS जीके पॉइंट, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप ऊपर कॉर्नर में आई वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ताकि आपको जीके के जो भी टॉपिक है वो सब आपके पास मिल सके और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी उसमें मिलते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेशित चालक सतह पर बल। इससे पहले हमने गाउस के जो अनुप्रयोग थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सतह पर बल। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, हमारे पास अगर कोई भी चालक हो तो उसको आवेश दिया जाए, तो आवेश हमेशा उसकी सतह पर या पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कहाँ पर फैलता है? उसकी सतह पर या पृष्ठ पर एक समान रूप से, मतलब बराबर बराबर फैल जाता है। और अगर उसमें छोटे से भाग में आवेश पर जो मान है, देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक के छोटे से भाग में उपस्थित आवेश है, उस पर शेष भाग में उपस्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षण बल लगता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसकी सतह पर या पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको। जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। देखिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सतह है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? जब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसमें बराबर बराबर एक समान रूप से फैल जाएगा, इस तरह से। क्लियर है? तो ये एक समान रूप से सभी भाग पर फैल गया। अब क्या होगा? इसमें अगर छोटे छोटे भागों पर बात करें, जैसे एक तो यहाँ से यहाँ तक का भाग, तो इस भाग में जितना आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है। ये वाला भाग हमने यहाँ पर दो भाग ले लिए, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। तो दोनों की प्रकृति कैसी है? एक जैसी। दोनों ही धनावेश है, प्लस क्यू है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रेपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक दूसरे को दूर नहीं हटा सकते, क्योंकि अधिकतम दूरी पर पहुंच चुके होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा है, चालक के किसी छोटे भाग में उपस्थित आवेश पर शेष भाग में उपस्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षण बल लगता है। अभी मैंने बताया था, दो भाग लिए हमने, दोनों पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तथा चालक का प्रत्येक भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। चालक के जो प्रत्येक भाग है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तथा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहां पर क्या लगेगा? एक बल अनुभव होगा। प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल। तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? बल उत्पन्न होगा। सभी अल्पांशों के द्वारा लगने वाला बल इसके सदिश योग के बराबर होता है। और प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो जो बल का मान है वो इनके सदिश योग के बराबर होगा। इस बल के द्वारा चालक पृष्ठ के बाहर की ओर एक दाब अनुभव होता है। तो इस वजह से क्या होता है? जो चालक पृष्ठ है या चालक सतह है लिए हमने, उस पर एक दाब अनुभव होता है।
तो हमें इस दाब का मान कैलकुलेट करना है और यहाँ पर जो बल है और दाब है उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। ये देखिए हमने एक पृष्ठ लिया है कुछ इस तरह से, आपको ये पृष्ठ दिख रहे हैं, यहाँ पर पृष्ठ या सतह है ये, इसको हम आवेश देते हैं। ये जो पृष्ठ या सतह है ये कैसी है, चालक है। तो जब ये चालक है तो हम क्या करेंगे, इसको आवेश देंगे। आवेश पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैलेगा और हम मान लेते हैं इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं, सिग्मा। तो अब हमें बल का मान कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दो बिंदु लेंगे हम इस पर। वो दो बिंदु आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, P1 और P2। ठीक है, पहला बिंदु तो है P1 जो सतह ली है उससे जस्ट बाहर है, हमने यहाँ पर दूर दूर बनाया है, लेकिन ये क्या है एकदम से पास पास है ये सतह के। ये बिंदु भी यहाँ पर लगभग पास है और ये बिंदु भी यहाँ पर लगभग पास है, लेकिन हमने समझने के लिए इन दोनों को क्या किया है, एक दूसरे के काफ़ी दूर बनाया कुछ इस तरह से। तो ये तो देखिए पहला बिंदु P1 है, ये चालक सतह के ठीक बाहर है और दूसरा जो बिंदु वो चालक सतह के ठीक अंदर है, कुछ इस तरह से है। देखिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। इसमें अभी हमने तो एग्जाम्पल लिया था, तो पहला बिंदु है वो तो जस्ट यहाँ पर है और दूसरा बिंदु जस्ट यहाँ पर है, कुछ इस तरह से है। तो अब देखिए, माना चालक के किसी सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, चालक सतह के ठीक बाहर और ठीक अंदर दो बिंदु P1 और P2 पर विचार करते हैं। अब देखिए, आपने गाउस का जो नियम पढ़ा था, गाउस के जो अनुप्रयोग पढ़े थे, उनमें आपने पढ़ा था कि किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश हमेशा उसकी सतह पर रहता है, आवेश अंदर नहीं फैलता। तो जब हम इसको आवेश देंगे तो यहाँ पर जो बाहर मतलब चालक सतह के ठीक बाहर जो बिंदु P है, इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, यहाँ पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो तो सिग्मा है, तो यहाँ पर जो बिंदु P लिया है हमने, P1 नाम दिया है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी। तो हमें पता है कि जब किसी चालक सतह को आवेश देते हैं तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी। चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP1 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर की तरफ कोई आवेश होता नहीं है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। हमने चालक गोले का एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें पढ़ा था कि चालक की सतह पर आवेश होता है, चालक की सतह से बाहर आवेश होता है, लेकिन चालक की सतह के अंदर नहीं होता। तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र का मान है, मतलब तो बिंदु P यहाँ पर अंदर की ओर है, सतह के अंदर, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो हम मान सकते हैं तो बिंदु P2 है, इस पर आवेश का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 0 है। देखिए चालक के अंदर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों होगी, मैंने अभी आपको बताया है कि अंदर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है इसका मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, अतः EP2 = 0। अब देखिए एक लॉजिक की वाली बात क्या है कि ये जो हमने सतह ली है इसको हम दो भागों से मिलकर बना मानते हैं। पहला भाग तो AB है, कुछ इस तरह से A और B, और दूसरा भाग A, C और B, ये दूसरा भाग है। तो हमने इसको कितने भागों से मिलकर बना मान लिया, दो भागों से मिलकर बना मानना है। पहला तो है AB और दूसरा है ACB, इस तरह से। अब सपोज कीजिए कि जो पहला भाग AB है ये क्या करता है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। AB क्या करेगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, तो इसकी दिशा ये वाली होगी। ठीक है, तो यहां से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा तो ये वाली दिशा होगी। इसको हमने नाम दे दिया E1। क्लियर है। अब जो दूसरा भाग है ये वाला, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, तो इसकी दिशा भी ये वाली होगी। क्योंकि देखिए जो बिंदु P है उसके लेफ्ट साइड में दोनों सतह हमारी, बिंदु P के लेफ्ट साइड में AB भी है और लेफ्ट साइड में AC भी है।
दोनों सतह लेफ्ट साइड में है, तो एफ बी के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी E1, और ए सी बी के द्वारा जो विद्युत क्षेत्रता है वो कितनी होगी E2। अब ये दोनों लेफ्ट साइड में है सतह, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइट साइड में उत्पन्न होगी कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना, काफ़ी पेचीदा है ये। एफ बी के द्वारा जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो तो इस दिशा में, और ए सी बी के द्वारा उत्पन्न होगी वो भी इसी दिशा में। लेकिन जो बिंदु P2 है इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना। यह भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। एफ बी, अब देखिए बिंदु P2 के लिए एफ बी है वो राइट साइड में है, P2 के लिए एफ बी है वो कहाँ पर है, राइट साइड में। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा वो लेफ्ट साइड में होगी कुछ इस तरह से, पृष्ठ या सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो ये सतह है, इसके लंबवत बाहर की ओर कुछ इस तरह से आ जाएगी। और जो ए सी बी है वो किस डायरेक्शन में है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ए सी बी कुछ इस तरह से है, तो अधिकतम भाग इसका इधर है, लेफ्ट साइड। तो इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो ये वाली E2 इस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, E1 की ये वाली है और E2 की ये वाली है, तो दोनों विपरीत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि जो बिंदु P2 है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी, 0 है, अभी हमने पढ़ा था, अतः EP2 = 0। तो चलिए अब देखते हैं तीव्रता के बारे में। अब चालक को दो भागों से मिलकर बना मानते हैं, जिसमें भाग ए बी अल्प है तथा इसका क्षेत्रफल ds है। दूसरा भाग मान लेते हैं ए सी बी, जिसका क्षेत्रफल ds डैश है। हमने दो भागों से मिलकर बना है, तो पहले को ds और दूसरे को ds डैश है। अब P1 पर कुल तीव्रता कितनी होगी, P1 पर कुल तीव्रता मैंने आपको बताया था, दोनों तीव्रता एक ही दिशा में है, तो EP1 कितना होगा, E1 + E2। EP1 कितना होगा, E1 + E2 होगा। यहां पर देखिए EP1 ये वाला और बिंदु P1 पर है, तो P1 पर देखिए दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, E1 + E2। और जो EP1 पर तीव्रता वो σ/ε0 हो जाएगी। तो यहां पर देखिए EP1 = E1 + E2 = σ/ε0। ये समीकरण नंबर 1 आई है। इसी प्रकार से P2 पर हम तीव्रता निकालते हैं, तो देखिए P2 पर कुल तीव्रता, अब P2 पर तो हमने तीव्रता देखी थी, उनकी दिशाएं अलग अलग थी, एक लेफ्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में। तो EP2 = E1 - E2। और देखिए EP2 पर जो तीव्रता है वो कितनी होगी, अब 0 क्यों होगी, मैंने आपको अभी बताया था कि P2 है वो उस चालक सतह के बीच में है या अंदर है, तो अंदर तीव्रता कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। तो यहां पर देखिए EP2 का मान हमने कितना लिया था, 0, और तो EP2 पर तीव्रता निकाली थी वो दोनों विपरीत डायरेक्शन में थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो दोनों एक दूसरे को कम करेंगे, घटेंगे। तो यहां पर, और हमने पता है कि ये मान कितना था, 0 था। तो जब इसको सरल करेंगे, E2 को इधर भेजेंगे, तो E1 और E2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए जो समीकरण 1 व 2 थी उससे इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी इक्वेशन 2 थी, और जो अभी हमने पढ़ी थी E1 + E2 = σ/ε0, उससे सरल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये समीकरण थी हमारी 1, तो हम क्या करेंगे, E2 की जगह क्या रख देंगे, E1, क्योंकि E1 और E2 क्या है, बराबर। और यहाँ पर हम E2 की जगह क्या रखेंगे, E1 रखेंगे। तो जब यहाँ पर E1 रखेंगे तो ये भी E1, ये भी E1, E1 और E1 क्या हो जाएंगे, 2E1 = σ/ε0। और जब 2 को इधर भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, E1 = σ/2ε0। ये आई है हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या होता है कि जो हमने अल्पांश FB पर कुल आवेश कितना माना है, DQ हो, तो उत्पन्न बल कितना होगा। जो हमने अल्पांश लिया है FB पर, FB जो अल्पांश लिया है उस पर हम मान लेते हैं आवेश कितना है, DQ है, आवेश कितना है, DQ। तो बल कितना होगा, DF = E DQ। क्यों, क्योंकि हमें पता है
कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू होता है। अब आवेश कम है तो बल भी कैसा होगा, कम होगा। तो डी एफ इज इक्वल टू ई डी क्यू आ गया। समीकरण तो 3 है हमारी, ये वाली। यहां पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 से ई का मान रखने पर डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। जो हमने ये मान लिया है इसको हम ई के बराबर मान लेंगे। तो यहां पर मान रखेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। और हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या होता है, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस होता है। यहां से डी क्यू का मान निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। ये समीकरण नंबर 5 आ गई। तो अब देखिए आपके पास यहां पर डी क्यू दिख रहा है, ये डी क्यू का मान कहां पर रखेंगे, यहां पर। डी क्यू का मान यहां से यहां पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, समीकरण 4 व 5 से डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस। और जब हम इसका समाकलन करेंगे इस समीकरण का तो हमारे पास क्या आएगा, बल आएगा। क्या आएगा, बल F। तो dF का समाकलन तो F हो जाएगा। सिग्मा और सिग्मा दोनों पृष्ठ आवेश घनत्व है तो ये क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट। तो समाकलन किसका होगा, ds का समाकलन होगा। तो ये है समाकलन। तो ये आ गया चालक सतह पर उत्पन्न बल। तो ये तो था बल का मान। अब हम निकालते हैं दाब कितना होगा, दाब का मान कितना होगा। तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से ये dF और ये तो ds दिख रहा है आपको, इसको मैं यहां पर भेजता हूं। तो dF बट्टे ds इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें पता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है वो किसके बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। तो दाब कितना होगा, P इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एस। तो दाब ये किसके बराबर हो जाएगा, दाब के, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। तो दाब P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे सरल करते हैं। तो और आगे सरल किस तरह से करेंगे, ऊपर व नीचे एप्सिलॉन नॉट का गुणा करने पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट का गुणा करवाते हैं। तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और हमें पता है कि जो E है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, E स्क्वायर के। कहने का मतलब ये है कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, E स्क्वायर के। ये तो एप्सिलॉन नॉट बच गया और ये वाला किसके बराबर होगा, E स्क्वायर के, और बट्टे में 2। तो ये आ गई चालक सतह पर दाब का मान, जो कि आवेशीय चालक सतह पर दाब है। तो ये था दाब का मान और हमने निकाला था दाब और बल दोनों निकाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।